नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, इस समय एक बहुत बड़ी ऊहापोह की स्थिति है, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर जो पिट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आप पास करने के बाद ही अन्य परीक्षाओं में आप बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। अब भैया है क्या, साल भर कोरोना रहा, अब कोई मिर्ज़ापुर 2 ख़त्म कर रहा था, कोई अलग अलग सीरीज खत्म करा, सबको क्या हो गया, टेंशन। अब टेंशन से निजात पाने का क्या हथकंडा हो सकता है, साल भर की वो मौज मस्ती कैसे आप 10-5 दिन में कवर कर सकते हैं, उसको हम आपको बात करने के लिए आए। सबसे पहले कभी भी आप कुछ तरीके की एग्ज़ाम का प्रेशर ना क्रिएट करें। और जान लीजिए, मैं मजाक में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत सीरियस होकर बना रहा हूँ। विदिन 6 to 8 डेज, अभी तो आपके पास आज 12 तारीख है, आपके पास लगभग 12 दिन टोटल है, 11 तो मान ही लीजिए, 11 दिन आपके पास हैं। और 11 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्स के बारे में, जैसे पीईटी आ गया, आपका टीईटी आ गया, हो गया, ये हो गया, ठीक। इसमें एक शब्द लगा है, ई कॉमन है। ई का आशा ये हुआ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या है ये? आपको एलिजिबल होना है, इसमें कोई आपको ऐसी अर्हता नहीं प्राप्त करनी है कि जो बहुत अलग हो, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर मार्क्स को कंटेन करना है। जहाँ तक अनुमान है पीईटी की मैक्सिमम 50 से 55% या 60% मैक्सिमम, जहाँ तक मैं इसको अनुमानित कर पा रहा हूँ, 50% से ज़्यादा भैया नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। 50% में ही कट ऑफ बन जाएगी इसकी, और 50% थोड़ा अगर अच्छा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, ठीक। तो ये सब क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको मात्र एग्जाम के लिए एलिजिबल होना है। इस एग्जाम के आधार पर किसी भी एग्जाम की कट ऑफ आदि का निर्धारण नहीं होना है। तो टेंशन का है, टेंशन इस बात को लेकर है कि साल भर तो हम देखिए भैया मिर्ज़ापुर 2, और अब समस्या आ गई है कि पास कैसे हो। घर वाले मारेंगे भी कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ लेखपाल की परीक्षा ही काहे डाल नहीं पाए, तो क्या बताएंगे, भैया पिटे नहीं पास है ना। अब इसमें हो गई है दिक्कत। अब बनानी है कैसे, फुल इज्जत। तो इज्जत बनानी है तो कैसे, हम 10 दिनों मात्र में, खास करके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा कि जीएस के पोर्शन को आप कवर करें। खास करके सबसे पहली बात जो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो यह है कि आप किसी भी स्थिति में प्रैक्टिस सेट ना सॉल्व करें। अब पहला ऐसा आदमी है जो कह रहा हूँ प्रैक्टिस सेट ना सॉल्व करें। अब कुछ लोग कहेंगे ले हो, हाँ नए बताने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट एकदम बिल्कुल छुए ही ना। 10 दिन आपको प्रैक्टिस सेट छूना ही नहीं है। किसी भी प्रकाशन का हो, किसी भी, भारत में कोई भी किताब क्यों ना पब्लिश करती हो, आपको प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना है। कारण क्या है, ये है भैया एक दुकान, ठीक। प्रैक्टिस सेट क्या है, एक दुकान है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ पढ़ाई की है, ठीक, कुछ भी आपने पढ़ा है, मान लीजिए आपने गांधी को ही पढ़ा, गांधी जी को आपने पढ़ा, खूब सारा पढ़ लिया, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस सेट वाले क्या करेंगे, इसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे डालेंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, या जिस टीचर से आपने पढ़ा वो टीचर बताया ही ना। अब भैया आपके दिमाग में टेंशन है कि यार हमारे जब गुरु जी का नाम बता तो कैसे हम खाए, समस्या आ गई इस बात की ना। तो आप क्या करेंगे, आपका दिमाग जो है वो डबल स्टेट मोड में काम करेगा कि हम प्रैक्टिस सेट मोड को सॉल्व करें या जो टीचर्स बताए हैं उनको सॉल्व करें, ठीक। समस्या क्रिएट होगी आपके दिमाग में। आप ऑब्वियस सी बात है आप प्रैक्टिस सेट को चूज करेंगे। और मैंने तो देखा ऐसे ऐसे प्रकाशन हैं वो निकाल दिए हैं, भैया पढ़ते जाओ, 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो भी 100-100 क्वेश्चन का निकाल दिया, आप पढ़ते जाइए, और उसमें से क्वेश्चन फंसना नहीं है ना। अब निकाले ही यार 10,000 क्वेश्चन पढ़ ही डालोगे, 2-4 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना। आप सिर्फ अगर सिलेबस को देखोगे तो सिर्फ हिस्ट्री 10 नंबर का है, बाकी तो 5-5 नंबर के हैं ना। तो एक बड़ा पोर्शन आपको जीएस से ही कवर करना है, ठीक है, पास करने के लिए। अब हुआ क्या, प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले मना ही है कि प्रैक्टिस सेट आपको नहीं सॉल्व करना। तो भैया सॉल्व क्या करना है, सॉल्व ये करना है कि जो यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम करवाए हैं, ठीक, प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम्स रहे हैं
उनके जीएस बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, करंट बेस्ड नहीं, जीएस बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिए, इससे आएगा आपको मज़ा। ठीक है, मज़ा कैसे आएगा? अब होता क्या है, आप ऐसे समझिए, कोई क्रिकेट मैच होता है, ठीक, क्रिकेट मैच होता है कोई भी, ठीक, इस क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब मान लीजिए इस मैच में जो मान लीजिए होने जा रहा है, आज मान लीजिए कोई मैच हो रहा है, उसमें कोई बैट्समैन एक्स है, ठीक, इसने किसी पर्टिकुलर बहुत दिग्गज बॉलर की बहुत धुनाई की, ठीक है, बहुत धुनाई की। तो होता क्या है, मैच खत्म होने के बाद वो दिग्गज बॉलर प्लस उस पूरे क्रिकेट टीम का जो मैनेजमेंट है, जो भी उनको करस्पॉन्ड करता है, जो कोच हैं, वो सब बैठकर इस बैट्समैन की टेक्निक को देखते हैं कि बैटिंग या किया कैसे, कैसे मारा इतना, जबकि मुरलीधरन तो बहुत बड़े गेंदबाज हैं ना, सेनवान तो बहुत बड़े गेंदबाज, इनको कैसे मार दिया। तो होता क्या है कि इनके बैक जो पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स जो लूप होल टाइप के हैं, जहाँ पे इन्होंने कमियां छोड़ी हैं, जहाँ पे इनको आउट किया जा सकता था, उन्हीं लूप होल पर क्या किया जाएगा, अगली बार जब मैच में मुकाबला होगा तो बॉलर वो काम करके आता है और इनको ले डूबता है। ठीक, यही आपको काम करना है, ऐसे पॉइंट्स पेपर के जो आपको आज कठिन लग रहे हैं। प्रीवियस ईयर, दो चीज़ें होती हैं, प्रीवियस ईयर है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मतलब मैंने कुछ बता दिया, 50 क्वेश्चन आपको दे दिए कि आप ये आ जाएगा पेपर में, अलग बात है। अब मैंने कुछ ऐसा बताया जिससे मेरी किताब बिकनी है, वो अलग बात है। ठीक है, अब ऋतिक रोशन को आप कोई भी टी शर्ट पहना देंगे तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि ऋतिक रोशन की कीमत है। तो हम क्या करते हैं, उस बात को बस इमोशनली ले लेते हैं, चलो ऋतिक रोशन भाई साहब कह दिए तो यही पहनेंगे। ठीक, इमोशनली नहीं लेना है आपको, सॉल्व क्या करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, और फुल तैयारी के साथ ऐसे करना है आपको कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको मार्क कर लेना है। ठीक, उसको दोबारा पढ़ना है तेजी के साथ। पहली बार जो भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तेजी से उसको पढ़ डालिए, कुछ नहीं आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पहली बार में पढ़ें और 10 क्वेश्चन मान लो आपका एवरेज में, मान लो 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो यार तो हमको 5 आ रहा है, अब दिमाग में टेंशन जाएगी ना, सामान्य सी बात है, सबको टेंशन जाती है, यार हमको 5 आ रहा है। और मोहित मिला था, उसने 50 में 50 बता दिया था, उसको एक ही बार में याद हो गया था। ऐसी बात नहीं भैया, मोहित जो मिला था ना, मोहित ने पहले पढ़ा था। ठीक, पहले भी उसने इतनी मेहनत की थी कि उसको आज वो चीज़ पूरी तैयार है, परंतु आपको नहीं तैयार। आपको कितनी तैयार हुई, 5। ये है आपके लिए प्लस पॉइंट कि 5 से आपको स्टार्ट करना है। आप इसको उतनी बार पढ़िए जब तक आपको 50 रेडी ना हो जाए। ठीक, इस पूरे एक जो आपके पास ग्रुप है क्वेश्चन का, जो समूह है, इसको इतनी बार पढ़ना है जब तक आपका ये तैयार ना हो जाए। अगर आपको 1000 बार पढ़ने पे तैयार हो रहा तो आप 1000 बार पढ़ें। अगले भैया अगर 2 ही बार से काम चल जा रहा है तो आप 2 ही बार काम करें। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। अब दूसरी बात क्या है, मैं जो बात करने आया हूँ, पर्टिकुलर कौन से टॉपिक से आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिकॉल करें जिससे आपके क्वेश्चंस लगभग में आ जाए। ठीक, आज मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगा आपको जिनसे सिर्फ आप अगर उतना टॉपिक पढ़ लेंगे तो लगभग आपका कवर होने की पूरी संभावना है। ठीक, मैं ब्रह्मा तो हूँ नहीं ना, लेकिन क्वेश्चन के मामले में आपका सटीक कहीं कहीं कई चीज़ें बैठेंगी, आपको परीक्षा देते समय बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। चलिए चर्चा करते हैं एक एक करके कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम अगर ध्यान दें इस समय तो 10 दिनों में हम बहुत बड़ा कर सकते हैं और पेट एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और थोड़ा सा भौकाल मेंटेन कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे भैया हम मामला सेट करेंगे। देखिए, आराम से पढ़ते, कोई टेंशन नहीं, हम टेंशन नहीं देते हैं तो कहाँ से आपको टेंशन होगा। सिर्फ देखते, पहला काम ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नहीं। जैसे ऐसे मामला होता है ना कि ससुराल के बाद कुछ दिन भैया ससुराल नहीं जाना, शादी वादी होने के बाद भौकाल होनी चाहिए कि पता लगा 1 महीना हुआ शादी हुए, अगले महीने पहुंच गए दामाद जी, तो इज्जत क्या हो जाती है, डाउन हो जाती। आपको सबसे पहला काम भौकाल क्या मेंटेन, प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना। कोई भी आदमी मिले प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना, बिल्कुल नहीं सॉल्व करना जब तक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रेडी ना हो जाए। कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रैक्टिस सेट की। अगर आपका रेडी हो गया तब आप तैयारी करिए। ये मैं सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। मैथ, रीजनिंग या अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो तभी आप प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव करें जब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रेडी हो जाए। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। अधिकतर मानव ही है, सब अपनी अपनी राय होती है। अधिकतर लोग यही बताते हैं भैया चलो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। किसका लाए हो, अरिहंत का, चलो जुट जाओ। ऐसा थोड़ी परीक्षा होती है। अगला मार रहा है तो उससे तुम लिए बैठे हो तलवार हैं तो हारोगे ही। भारत ऐसे तो हारा,
आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, लिए जी भैया जमींदारों का लठे थे, लाठी लेके खड़े हो गए हैं, अब उनके पास है तो बंदूक मार रहे हैं, सीना ताने, हम पीठ पीछे नहीं करेंगे, मरो जाओ। तो ऐसे नहीं मरना है ना, आपको क्या करना, जुआर से मरना है। ठीक है, हम लड़ेंगे उतना जो परफेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रेडी क्या करना है, प्रीवियस ईयर, और 10 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप मुश्किल से आप 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर पूरा फ्रेश कर सकते हैं। मैं आपको अब बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हिस्ट्री लीजिए, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा दिमाग यही खाती है। ठीक है, इतिहास है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, इतिहास का असर यही है, मतलब इतिहास में जो बात बताई जा रही है उसका आपको सबूत मांगने की जरूरत नहीं, वो परमानेंट हुआ है, मान लिया गया, हुआ है ऐसा। जो इतिहासवेत्ता हैं, जो इतिहास के जानकार हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बात पे बताया। देखिए भैया, अब इतिहास में क्या पढ़ना है, सबसे बड़ी दुख भरी कहानी ये होती है एंशिएंट में। यार एंशिएंट में क्या पढ़े, इतनी ज़्यादा डेट, पहली बात डेट आपको नहीं पढ़नी है, पढ़े ना। अब ये मतलब नहीं है तो यार बता दिए तारीखें नहीं पढ़नी है, ये कौन सी बात हुई। इसका मतलब है अगर आप साल भर में तारीख नहीं याद कर पाए तो अब आप डेट को याद नहीं कर पाएंगे। पढ़ना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट को, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री की आपको डेट को थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री में किन किन पोर्शन पर आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले प्राचीन भारत की हम बात करें, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले आपको मिलेगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, इसको नाम आप जानते रहिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको क्या पढ़ना है, ठीक, इसकी डेट पढ़नी है, कब से कब तक है, ठीक, तारीख इसकी, उद्भव पढ़ना है। ठीक है, इसकी खोज के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, किसने किसने खोज किया, राखालदास बनर्जी। अब सब मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, नहीं तो फिर 5 घंटे 10 घंटे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप हड़प्पा में प्रमुख नगरों को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नगरों को, और इसके बाद विशेषताओं को। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डेट आप पढ़ लिए, 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है, जो कार्बन 14 पद्धति के आधार पे टाइम पीरियड रहा है। ठीक भैया, खत्म कहानी। खोज कौन की, राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी ने खोज की। ठीक, इसको तो मैंने क्विजेज में बताया, खास करके आप क्विज जरूर देखें, क्विज से आप मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन तो मैच ही कर जाएगा। ठीक है, देखिए खोज किसने किया, 2 नाम इसमें आते हैं, राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उसकी खोज की थी, और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी, दोनों से में। अब नगरों में इन्हीं के बारे में पढ़ना, हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, लोथल की ऊपर से अगर बंदरगाह है तो बंदरगाह, ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, कालीबंगा को पढ़ लीजिएगा, चनहुदड़ो को पढ़ लीजिएगा, पेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है भैया, 4 मुश्किल से पढ़िए, जो चारों बता दिए यही जाके पढ़ लीजिएगा। विशेषतम पढ़ना है कि सभ्यता कैसे थी, मात्र सत्तात्मक थी, महिलाओं का शासन हुआ करता, तो महिलाएं निर्णय के केंद्र बिंदु में हुआ करती थी। ठीक है, अन्य विशेषता क्या थी, जैसे प्रसाधन सामग्री क्या थी, पूजा कैसे करते थे, सामाजिक व्यवस्था क्या थी। 3 में से आपको कुल मिला के मैक्सिमम यहाँ से 10 पॉइंट्स ऐसे तैयार करने हैं जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मैंने जो जो बोल दिया उसी में से आप तैयार कर लीजिए, खत्म कहानी। अब चूंकि लंबा सिलेबस है, मैं सारी चीज़ें एक तेजी से बताऊंगा, आप उसको नोट करते चलिएगा। हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के बाद आप चलेंगे वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृत में चलेंगे। ठीक है, ठीक, अब वैदिक संस्कृत में क्या याद करना है, वेदों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, वेदों के नाम। ठीक, 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, किसको क्या कहा जाता है, कौन जादू टोने का वेद है, कौन कर्म कांड का वेद है, कौन ईश्वर मंत्र समाहित करता है, कौन नाच गाने को समाहित करता है, आपको ये सब पढ़ते चलना है। वेदों के बाद आपको पढ़ना है, इसमें से थोड़ा सा वेदों से संबंधित उपनिषद को पढ़ना है। ठीक, जैसे खास करके आपसे पूछ लेगा छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, बहुत पूछता है, इसको ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये सामवेद से संबंधित है। सामवेद में ही भारत में पहली बार क्या है, नाच गाने का उल्लेख हुआ है। नाच गाने से संबंधित, जो गाने से संबंधित सप्त स्वर है, सारे गामा पा धा नि सा, इसी में डाले गए। ठीक है भैया, अब ये मामला हो गया। वैदिक कल्चर में इतना ही पढ़ना है। वैदिक के बाद आपको आते हैं महात्मा बुद्ध जी, बौद्ध धर्म आता है। अब सोचिए कितना बड़ा सिलेबस, आप कितना पढ़ेंगे। अब बौद्ध धर्म में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 10 टॉपिक, हर एक चैप्टर से 10 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो आ जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म में जैसे महात्मा बुद्ध की थोड़ी सी जीवनी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, अब ऐसा नहीं दामाद तक का नाम और ससुराल तक का नाम रट डालें, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, कॉमन पॉइंट वही पढ़ने हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, फिर आप पढ़िएगा कहाँ उपदेश दिए,
पहला उपदेश जैसे दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं, सारनाथ में ना, तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम कहा जाता है, ठीक है, मृगनंदन, ठीक। तो इसके कई अन्य नाम हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दे रहे हैं, ठीक। और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनका मतलब एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ठीक। और दूसरा उपदेशक के रूप में इनके बारे में देखना, क्योंकि बहुत पूछता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, कहाँ पे सबसे कम उपदेश दिए, कहाँ बुद्ध नहीं गए, ठीक। तो पेट के लिहाज से बहुत सामान्य सी जानकारी आपसे वो मांगेगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इसके ग्रंथों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे विनय पिटक वगैरह के बारे में ना, विनय पिटक, ठीक। तो इससे संबंधित आपकी जानकारी मांगता है वो, आपको थोड़ा सा एक नंबर आपको अनायासी वो दिलवा के जाएगा, ठीक। बौद्ध धर्म के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में भी इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि जैन धर्म के जो प्रधान संपादक हैं, मुख्य उसके जो है संस्थापक हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और इनको ज्ञानवान कहाँ मिला, किस पेड़ के नीचे मिला, ऐसा पढ़ लीजिएगा, नदी वदी किनारे वाला मामला पूरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। अब कितना मिनट लगा, मुश्किल से पूरा पढ़ने में भैया लगेगा आपको आधे घंटे, इतना पढ़ने में, ठीक है। इनका मामला रेडी हुआ। अब आगे बताते हैं आपको जैन धर्म के बाद का मामला कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा ऐसे, अब आपको क्या, अब आपको थोड़ा सा मैं जब पॉइंट्स गिनवा रहा हूं तो आप इसके साथ अगर आप पढ़े तो रिकॉल करते चलिए, अगर आप नहीं पढ़े सीधे जाइए, बस इसी वीडियो के बाद बस आप रेडी हो जाइए लड़ने के लिए, क्योंकि अगर लड़ना है तो आपको कहीं की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है भैया कि जैसे ही आप जैन कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा आप जो विभिन्न वंश दिए गए हैं ना, जैसे हर्यक वंश थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा ना। संस्थापक कौन है, अब इसमें बड़े बड़े राजा हुए हैं, जैसे बिम्बसार हैं, अजातशत्रु, दोनों के बारे में से पढ़िएगा, बस हर्यक वंश हो गया। शिशुनाग वंश पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इतना ज़्यादा है कि आपको पढ़ाने में थोड़ा सा इसको आपको बरतनी है सावधानी कि पहले किसे पढ़ें। बस हम क्या बता रहे हैं, हम प्रियोरिटी के आधार पर बता रहे हैं किसकी ज़्यादा मोस्ट संभावना है आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण जो है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप इधर चले जाएंगे, मौर्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्य इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। मौर्य के बाद आप क्या पढ़ेंगे, गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए गुप्त में बहुत शासक हैं, ठीक है। गुप्त में याद रखिएगा कई सारे शासक हैं, तो उसी लिहाज से आपको पढ़ने भी हैं। जैसे मौर्यों में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को आराम से पढ़ लेना है, पूरा पढ़िएगा बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। अब जैसे है क्या, इसमें मुश्किल से चंद्रगुप्त मौर्य से आपको 5 पॉइंट या बहुत 5 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। 5 पॉइंट मात्र पढ़ना चंद्रगुप्त मौर्य से, आप सोच लीजिए। ऐसे में एक दो बता देना, जैसे प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सरवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहां पे जाके इन्होंने संथारा क्रिया द्वारा अपने प्राणों को त्यागा। संथारा क्या होती है, जैन धर्म की एक परंपरा है जिसमें जो है भूख सहकर ना, अन्न की उपस्थिति है लेकिन हम अन्न का सेवन नहीं करेंगे, प्राणों को त्यागा जाता है, ठीक है। इसमें पढ़ लीजिएगा। गुप्त बड़ा है तो इसमें आपको किसको पढ़ना है भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त सेकंड, इनको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा चंद्रगुप्त फर्स्ट को भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जरूर पढ़िएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा 1-2 फैक्ट है कि होड़ों के आक्रमण से किसने बचाया, ठीक है। तो कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन आप पढ़ लीजिएगा। तो कितना हुआ, मुश्किल से 2 लाइन इसके बारे में, इसके बारे में मान लो 2-3 लाइन, ठीक। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। कहा जाता है भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कौन, समुद्रगुप्त। अब बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट मतलब कुछ नहीं, मटर का दाना। समुद्रगुप्त मतलब बहुत बड़ी चीज़ ना। समुद्रगुप्त अपने जीवन में लड़े गए युद्धों में हारा नहीं था, नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे। लेकिन हुआ क्या, हम पे शासन किसने किया, विदेशियों ने किया, यूरोपियों ने किया, अंग्रेजों ने किया। इसीलिए उन्होंने बता दिया कि हमारा जो नेपोलियन बोनापार्ट था बहुत महान है। जैसे ना 2 आंटियां जब बात करती कहती ना, हमारा बेटा तो इसमें बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत आगे। तो दूसरी वाली आंटी जो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका लूज रहता है, अपने आप और लूज हो जाता है ना कि हमारा बेटा तो यार 4 घंटा पढ़ रहा है, इनका तो 6 घंटे पढ़ रहा है ना। तो ऐसे मामला होता है, फिर वो तुलना करने लगते हैं। यहीं पे मामला भी इसी तरीके से हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि दी गई है, जब उसको इतिहास पढ़ाएंगे तो विस्तृत चर्चा की जाएगी, ठीक है। गुप्त पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए गुप्त जैसे ही पढ़ते उत्तर गुप्त काल से आपके ऊपर दिमाग पे बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि राजपूत ये वो धीरे धीरे 8वीं शताब्दी से शुरू हो जाते हैं। देखिए इसमें मामला क्या करना है, हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इतिहास विषय में, क्या पढ़ें आप,
ठीक। और सिर्फ अगर मेरे साथ ये पॉइंट आप देखते चलेंगे तब भी आपका 1 नंबर तो बढ़ ही जाएगा आराम से। सिर्फ आप देख लेंगे तो आपका माइंड क्या है, रिकॉल कर रहा है, आपके दिमाग को रिकॉल की ज़रूरत होती है ना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको पढ़ना है हर्षवर्धन को। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसे लिख रहे हैं तो बता काहे नहीं देते ना हर्षवर्धन के बारे में। अगर हर्षवर्धन के बारे में 5 मिनट बोलेंगे तब भी क्या है, इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा, कोई देखेगा नहीं, ठीक है ना, बहुत बड़ा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, फिर मैं पढ़ाने पे उतारू हो जाऊंगा। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इसके परिवार को आपको देखना है। ठीक, और साथ ही साथ इसकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, 1-2 जो इसने रचना की है उसके बारे में देखना है। पारिवारिक जानकारी थोड़ी सी ले लीजिएगा क्योंकि इसका परिवार पूरे संघर्षों में रहा, तो इससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, हर्षवर्धन के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम सीधे हर्ष को छोड़ेंगे ना, हर्ष के बाद सीधे मूव करेंगे मध्यकालीन भारत पे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, मध्यकालीन भारत में क्या करना है हमें हजरत मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में। ठीक, हजरत मोहम्मद साहब को आप पढ़ेंगे। ठीक, इनको आप थोड़ा सा पढ़िए। ठीक, जैसे इनकी पत्नी थी खदीजा, उसके बाद ठीक है, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। पैदा हो रहे हैं तो ईयर ऑफ सारो कब कहा जा रहा है, 619 में इनके चाचा और इनकी पत्नी खदीजा दोनों मर गए। ठीक है, इनकी सबसे छोटी पत्नी आयशा थी, 9 साल की थी, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप 1-2 पॉइंट्स और, जैसे हिजरी कब हिज्र कर रहे हैं मक्का से मदीना के लिए, 622 में, इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हो रही है। तो थोड़ा सा कुछ यही सब जो मैंने 3-4 तो बता ही दिए, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको दिक्कत होती है। ठीक, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना यहाँ से काम हो जाएगा। अब हजरत मोहम्मद साहब को पढ़े, इसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे भारत में इस्लाम की स्थापना पर। ठीक, आराम से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं लेनी। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, सीधे मोहम्मद गोरी पढ़िएगा। और इसके पहले थोड़ा सा गजनवी को भी आप पढ़ सकते हैं, महमूद गजनवी। ठीक है, जरूर पढ़िएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, पहला आक्रमण 712 में हो रहा है भारत पर इस्लामिक सत्ता के रूप में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था सिंध पर। ठीक है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 2 लाइन मैंने बता ही दी, 712 में हो रहा है। ठीक, और कौन कर रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये बता दिया आपको, कहाँ कर रहा है, सिंध पर कर रहा है। ठीक है, सिंध का राजा उस समय कौन था, दाहिर, उसकी राजधानी क्या थी, एल्लोर। ठीक, सब तो मैंने बता दिया, बस इसका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है और गोरी साहब के बारे में पढ़ना है। ठीक, गोरी जैसे ही पढ़ के निकले, अब क्या करना, गोरी में आपको लिखना इसे 3 लाइन पढ़ेंगे, तीनों लाइन ऐसे लिख लीजिए। ठीक ठीक, कुछ अभियान जैसे सोमनाथ अभियान, पहला अभियान और अंतिम अभियान, खोखरों के विरुद्ध अभियान। ठीक, 1025 में सोमनाथ के विरुद्ध किया गया अभियान। ठीक है, कुल 17 इसने आक्रमण किए थे भारत पे। ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक ठीक, तो 3 लाइन इसमें पढ़ लीजिएगा, वही 3-4 लाइन इसमें गजनवी में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और गोरी के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि जैसे इसने पृथ्वीराज चौहान से, इसमें तो आप मान लीजिए आक्रमण पढ़ लीजिए गजनवी के बारे में। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेंगे। 5 लाइन मान लीजिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो 5 लाइन आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें मान लीजिए 3 लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, 3 लाइन में आप ये लिख दीजिएगा जैसे कि पृथ्वीराज चौहान से इसने लड़ाई की। ठीक है, तो पहली लड़ाई में ये हार जाता है, दूसरी लड़ाई में ये जीतता है, महत्वपूर्ण है। ठीक, मरने के बाद इसका वारिस कौन होता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप 2-3 लाइन मुश्किल से इसके बारे में है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसने चूंकि 17 आक्रमण किए हैं महमूद गजनवी ने भारत पर, हेनरी एलियट कहता है कि 17 बार भारत पर इसने लूटपाट के लिए आक्रमण किया था। ठीक, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण शासक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री के मेन पोर्शन पर एंट्री मारेंगे और सिर्फ आप मुश्किल से आधे घंटे मिडिवल हिस्ट्री पढ़कर आप आराम से निश्चित मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। अब बहुत अनियमितता ना हो, ऊपर वाले तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर वाला है तो हमेशा अपने भक्तों को कल्याण करेगा भैया। ठीक है, दुख को ऊपर वाला नहीं देता, इसको याद रखिएगा, नहीं तो कष्ट हो जाए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। सबसे पहले कुतुबुद्दीन, मैं सीधे नाम लिख दे रहा हूँ कि आपको किसको पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब को पढ़ना है, इनको आपको पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है
कुतुबुद्दीन ऐबक में 2-4 जैसे इसने बिल्डिंग्स बनवाई, तो उसको आप जरूर देख के जाइएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा बना कुतुब मीनार में, क्या बनवा रहा है, कैसे बनवा रहा है, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। कहाँ राजधानी बनाया, सबसे पहले लाहौर में राजधानी बनाया, इसको ध्यान में रखिएगा। दिल्ली में राजधानी नहीं बनाया था, भैया कान खोल के इसको सुन लीजिए, ठीक है। ये मामला हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपको चलना इल्तुतमिश की तरफ। इल्तुतमिश आप पढ़िएगा, ठीक। अब ऐसा वैसे मैं लिख देना, फिर थोड़ा सा रजिया, एक एक लाइन, 2-2 लाइन। सिर्फ इल्तुतमिश क्या है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, खत्म कहानी। टंका चलवाया, ठीक है, जीतल चलवाया, किसका बना था, ये सब पढ़ लीजिए, खत्म कहानी, रजिया हो गई। रजिया के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, सीधे कुछ पढ़िएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जब आपको मैं जितना बता दूं उतना आप अगर पढ़ लें तो उसके बाद आगे कुछ आप पढ़िएगा। सीधे आप मूव करिएगा बलबन पे। वैसे तो मुझे तो यही लगता है कोई क्वेश्चन पूछे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी पूछेगा, ठीक। इसके बाद आप चलिएगा खिलजी वंश में, सीधे एंट्री मारेंगे, ठीक है। और टाइम पीरियड उरियड थोड़ा सा रट लीजिएगा, इनका नहीं, इनका मत रटिएगा, एक एक शासक का हम टाइम पीरियड रटिए, कदाप मत रटिएगा। सिर्फ वंश का थोड़ा सा आप देखे रहिएगा, मोटी मोटी। बहरहाल अभी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। बलबन के बाद आपको थोड़ा सा जलालुद्दीन खिलजी को भी पढ़ लेना है। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद भैया आपको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी। है अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। आप जान लीजिए 2 शासक ऐसे हैं जिनको आप पढ़ें एकदम मौजे मौजे भैया, एक ये। जब मैं इनको इतिहास में पढ़ाऊंगा तो उसी दिन से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 3 शासक 4 शासक भारत के एंशिएंट से लेकर मध्यकालीन भारत तक हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सोच है एक, ठीक, वो बदल देगा बहुत सारी चीज़ों को, ठीक। उसके बाद समुद्रगुप्त, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। और उसके बाद बलबन और अलाउद्दीन तो आपका सब पूरा एकदम मज़ेदार आदमी बन जाएंगे आप, ठीक। तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनके बाद आपको थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश में आप चले आइएगा। सब मैं नाम ऐसे बता दे रहा हूँ। गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लीजिएगा, और फिरोज तुगलक को। इसमें से 3 शासक को आपको पढ़ना। फिरोज तुगलक, नहर सबसे पहले किसने बनवाई, सबसे ज़्यादा नहर किसने बनवाई, किसने घरी चरी टैक्स, ये सब यही है। लाइन पूछता है सीधे, आपका खत्म हो गया, ठीक। इसमें फिरोज तुगलक पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद एक और पढ़ना है सिकंदर लोदी, लोदी वंश में चलेंगे आप, सिकंदर लोदी को पढ़ना है, ठीक है। सिकंदर लोदी पढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद बाबर और अकबर आ जाएंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर और अकबर, ठीक है। इसमें बाबर और अकबर, ठीक। इसे अब बाबर अकबर को क्या किया, मैंने जो क्विज करवाई है उसमें पूरी विस्तृत चर्चा इनके बारे में की। तो आपने अगर देखा होगा तो वहां से मामला खत्म हो गया इनका, ठीक। इसी में एक आप देखेंगे बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं, ठीक। तो हुमायूं के बारे में विशेष ये भी मैंने पूरा बताया आपको। अगर आप सिर्फ क्विज सॉल्व किए हैं तो आपके 3 टॉपिक यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। हुमायूं हो गए आपके, ठीक। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। इनमें अकबर महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, अकबर पढ़ लीजिए। अब शाहजहां, जहांगीर कोई मतलब नहीं, ठीक है। थोड़ा सिर्फ वही देख लीजिए। इनको भी मैंने जो क्विजेस करवाई उसमें सब पे थोड़ा सा पॉइंट, जैसे घंटी किसने बनवाई, न्याय की जंजीर पढ़ लेना है, जहांगीर। पत्थरों का बादशाह, ठीक है, शाहजहां। थोड़ा सा ताजमहल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा औरंगजेब को पढ़ना है, इसको याद रखिएगा। किसको पढ़ना है, औरंगजेब। इनको थोड़ा सा दक्षिण की नीतियाँ इनकी देख लीजिएगा, कैसे विजय विजय अभियान चला रहे हैं, क्या कैसे लड़ाई हो रही, थोड़ा सा, क्योंकि पूछा जा सकता है औरंगजेब, ठीक है। कौन जजिया कर लगा रहा है, कौन फिर हटा रहा है, कौन दोबारा लगा दे रहा है, कौन अंतिम रूप में हटा रहा है, इसको आप जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब भैया औरंगजेब जब आप पढ़ लिए तो इनके पढ़ने के बाद कई आते हैं छोटे मोटे शासक। बता दे रहे हैं कहाँ से मिलेगा। उत्तर मुगल काल आप एसके पांडे से पढ़ लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि तब ये नहीं है यार ना, एसके पांडे से पढ़ लीजिएगा उत्तर मुगल काल। अगर आपके पास एसके पांडे नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, योगेंद्रा टाइम्स का जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है उससे आप जुड़े। उस पर मैं आपको बना के दे दूंगा कि उत्तर मुगल काल के कौन से पॉइंट्स आपको देख कर जाने हैं। देखिए पूछता नहीं है जल्दी, उत्तर मुगल काल जल्दी नहीं पूछता, कोई भी आदमी कहे कौन आदमी बता दिया ना, लेकिन अब जब पूछेगा कौन सा शासक है जो पीलियस मर गया ना, किसको पेचिस हुई थी वो मर गया तो उसको तो हो गई वो मर गया, लेकिन हमारे दिमाग में फिर पीलिया हो जाता है ना।
क्योंकि इतना उसमें है कन्फ्यूजन है तो कंफ्यूज कर ही जाता है। ठीक है, इसको मैं आपके लिए बना के मुश्किल से 10 लाइन लिखूंगा, पूरा उत्तर मुगल काल खत्म, वही आपको 10 लाइन पढ़ के जाना है। ठीक है, इनका मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, उत्तर मुगल काल समाप्त। अब आ गया भैया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, जल्दी से काम करते हैं। ठीक है, देखिए पहली प्रायोरिटी, इसीलिए आप सोचिए पेट पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसीलिए क्योंकि जो बच्चे पेट के हैं वो बहुत इस समय दुविधा में हैं कि और भैया ये मत सोचिए कि 24 के बाद 26 हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। 24 को ही पेपर होगा और आराम से आप पेपर दिए, रिलैक्स होकर, कूल माइंड होकर, साल भर जो किए हैं वही सोचिएगा। पढ़े होंगे तो अंदर से लगेगा पढ़े थे, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना जाके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पास हैं, आप कोई फेल करवा ही नहीं सकता। ठीक है भैया, अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे कि हम 5 नंबर सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से, आप सोचिए सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से 5 नंबर, आधुनिक भारत आपको पढ़वाया जा रहा है 5 नंबर की, सरकार का इम्पैक्ट है 5 नंबर। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए आप, आपका मूल कर्तव्य है कि आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ना बलिदान देने वाले, सर्वोच्च बलिदान देने वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ें। हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो क्या पढ़ेंगे इधर उधर, एनसेट मेडिकल इसीलिए हटा दिया दोनों। आप क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री 5 नंबर। लो भैया, स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? 2-3 चीज आप देख के जाइएगा। प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी के युद्ध, कौन कौन शामिल है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन सी संधि हो रही है, बक्सर का युद्ध, खत्म। 2 पढ़ लेंगे आप। ठीक है, अब इसके 1757 1764 दोनों पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, थोड़ा सा इसके पहले ही आप देखेंगे तो कुछ और युद्ध आप देख लीजिए, जैसे कर्नाटक युद्ध। किसके बीच हो रहा है कर्नाटक युद्ध? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हो रहा है। कितने युद्ध हो रहे हैं? 3। तीनों में कौन कौन सी संधि हो रही, क्या कारण रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक, पढ़ना चाहेंगे तो आप ये सब बस आधा घंटा काम है। ठीक, कर्नाटक युद्ध के बाद आप पढ़िएगा मैसूर युद्ध। ठीक, मैसूर युद्ध आप देख लीजिएगा, मैसूर युद्ध। ठीक, अब इसमें युद्ध बहुत सारे हैं लेकिन आपको कर्नाटक और मैसूर देखकर जाने हैं। ठीक, इसका काम हो गया। फिर आप थोड़ा सा अवध का विलय देख लीजिए, कुछ विलय देख लीजिए कैसे विलय हो रहा है ना, कुशासन का आधार लगा के। ठीक, तो 2 मैं गवर्नर जनरल लिख रहा हूँ, कुछ 2-3 जिनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार इनके कामों को देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आपको मैं लिखूँ तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या क्या कर रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर आप उसके बाद मान लीजिए थोड़ा सा क्रम इधर उधर हो सकता है, क्रम मैं नहीं रखता हूँ। कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्रम का कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी पढ़िए, किधर से भी पढ़ लीजिए, उसके बारे में काम क्या क्या है ये पता हो। कॉर्नवालिस को पढ़ लीजिएगा। कॉर्नवालिस के बाद आप थोड़ा सा विलियम बेंटिक को पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। ठीक, काम क्या क्या है, नहीं कब पैदा हुए मत पढ़ने लगिएगा। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, विलियम बेंटिक के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा तो इनको पढ़ लीजिएगा भैया, ये जरूरी है। डलहौजी, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आप कर्जन को पढ़ लीजिएगा, कर्जन भी जरूरी है। ठीक है, रीडिंग को पढ़ लीजिएगा, ये भी जरूरी है। ठीक है, और कुछ गवर्नर जनरल से बीच में छूट रहे जिनसे संबंधित सिर्फ 1 लाइन पूछता आपको। ठीक, तो गवर्नर जनरल आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर बेबेल उबेल को आपको नहीं पढ़ना, इधर नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा इधर आप डफरिन देखिए रहिए, कांग्रेस के समय में है और कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हो रही है। ठीक, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप गवर्नर जनरल पे ध्यान लगा सकते हैं। तो ये 3-3 6-7 हैं ऐसे। ठीक है, जिसको आप ध्यान में रख के जा सकते हैं। कॉर्नवालिस इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस बहुत काम किया भारत में। ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिए। सती प्रथा, कहाँ गए बेंटिक, इनको पढ़ लीजिएगा, अंत करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे काम इन्होंने करवाए। ठीक है, तो आपसे ये सब चीज़ें, कैनिंग आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। कैनिंग क्या है, जब ये आ रहा है 1857 के बाद, और 1857 में भी कौन था युद्ध के समय? कैनिंग ही थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनके बारे में मतलब इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, बस आप ऐसे देख लीजिए। कोई भी ऐसे यूट्यूब पे आप डालिएगा कि कैनिंग के समय में हुई प्रमुख घटनाएं, कोई भी यूट्यूबर आएगा वो पढ़ा देगा 2 मिनट में। ठीक है ना, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको हमारे चैनल पे अवेलेबल अभी नहीं है, तो आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं, बढ़िया से आपको 2 मिनट लगेगा, आप बता देगा मेन काम। ठीक है, अब ये युद्ध के बाद आपको आगे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मेन पोर्शन जब शुरू होगा तो आपके दिमाग में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बस यही इतना आप पढ़ के जाइए आराम से, टेंशन फ्री होकर। 5 से 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 तो आ ही जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, लड़ाई वड़ाई हो गई, कांग्रेस, इसके बाद क्या हो जाएगी, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद के काल को हम थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। जैसे फिर हम सीधे पढ़ेंगे 1857 में विद्रोह, क्योंकि हमने काम वहाँ पे बता दिए हैं, ठीक, इसको विद्रोह पढ़ना है आपको, ठीक। विद्रोह में भैया, इस विद्रोह की शुरुआत कब हो रही है, कौन शुरू कर रहा है, बंदूक कौन सी प्रयोग की जा रही है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इन्फेंट्री राइफल अगर है तो उसके बस जगह ब्राउन बेस का यूज़ किया जा रहा है ना, ब्राउन बेस को हटा के इन्फेंट्री राइफल लाई गई थी, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक। उसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस विद्रोह में पर्टिकुलर अलग अलग शहरों से कौन कौन लोग नेता बने। जैसे कभी भी लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो हर एक परिवार से एक युवा नेता निकल आता है। अब जैसे इस समय कुछ पार्टियों के युवा नेता घूम रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। युवा नेता घूम रहे हैं, अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो 5 साल बाद क्या करेंगे, वो प्रदेश चले जाएंगे। कब तक आप युवा नेता बने रहेंगे ना। तो ऐसे यहाँ भी हुआ, युवा नेता सब निकले धड़ाम धड़ाम अलग अलग शहर से, मारे गए, काट दिए गए अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना, सब किनारे लगा दिए गए, लेकिन सबने क्या किया, लड़ाई लड़ी, ठीक। तो आपको याद रखना हर एक शहर से पर्टिकुलर, जैसे मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, इलाहाबाद पहले वाला, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, फैज़ाबाद हो गया। आपको ये सब ऐसे शहर हैं जिनसे आपको पढ़ के जाना कौन नेता निकला था। आपका गोरखपुर हो गया, चूँकि मुख्यमंत्री हैं यहाँ से, गजाधर सिंह यहाँ से नेतृत्व किए थे, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। अब मुख्यमंत्री अपने नाथ संप्रदाय के हैं योगी जी, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है ना, इसको पढ़िएगा। और झांसी की रानी तो लड़ी ही थी, आप जान ही रहे हैं, झांसी की रानी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। और 2 चीज़ है भैया, फैजाबाद अलग मामला है इनका, अहमदुल्ला, ठीक है, जो भी, इसको आप देख लीजिएगा। और अवध रियासत या लखनऊ अलग है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसको थोड़ा अलग अलग नाम है ना, ठीक है। बेगम हजरत महल यहाँ थी, इसको सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कौन सा कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा है, ठीक। इसको आप देखें, दिल्ली तो देखिएगा, दिल्ली में जैसे इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा नेता था कौन था ना, जफर ना, जफर अर्थात कौन है, जफर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़िएगा। तो 1857 का नेतृत्व एक ऐसे बूढ़े सुल्तान को सौंपा जा रहा है जो अपने मृत्यु के करीब है, 80 साल की उम्र में। आप देखेंगे तो बहादुर शाह जफर उनकी उपाधि थी। ये जफर क्या उपाधि, इनका ओरिजिनल नाम क्या, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के बारे में पूछ लेता है, नेतृत्व किसने क्या किया, किसने किया, बहादुर शाह जफर, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद आपको जो मुद्दा पढ़ना है, अब देखिए, अब क्या होती, क्रांतिकारी घटनाएं भारत में शुरू हो जाती। क्रांतिकारी घटनाओं में मुख्यतः जो पढ़नी है भैया, वो 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी, जैसे फुटकर में कुछ विस्फोटक घटनाएं हुई, क्रांतिकारी घटनाएं हुई, ठीक है। कहाँ पे बम फेंका जा रहा है, कौन फेंक रहा है, जैसे असेंबली कांड हो रहा है तो कौन कर रहा है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए 10 पॉइंट यहाँ से टोटल आपको लिखने हैं। अब 10 पॉइंट में से 1 पॉइंट फंस जाएगा, जैसे असेंबली बम कांड हो रहा है, लाहौर षड्यंत्र केस पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको 2 पढ़ लिए। और जैसे चंद्रशेखर आज़ाद गोली मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, क्या घटना हो रही है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ लीजिए, और खास करके बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। लाल, बाल और पाल, कभी कभी तो ये पूछा कि इनका मतलब वो क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और भैया आप इसके थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे, पहले जाएंगे कांग्रेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कांग्रेस पढ़ लेंगे, यहाँ से काम हो जाएगा। और कुछ प्रमुख किताबें आप पढ़ लीजिएगा भारत में होने वाले उस समय, ठीक है, थोड़ा सा प्रेस देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये सब पॉइंट्स क्या हैं, ये सब पॉइंट्स मैंने अपने क्विज़ेज में करवाए हैं, अलग पॉइंट्स। क्विज के पहले के आप जो वीडियोस देखेंगे, 4, 5, 6 वीडियो बनवाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उसको आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, ठीक। किताब तो आप देखेंगे या, और कुछ संस्थाएं बनी, जैसे आप थोड़ा सा इसके पहले आप देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन या धर्म सुधार, या यूँ कहें कि ये बेसिकली समाज सुधार आंदोलन थे, जिसके माध्यम से धर्म में व्याप्त कमियों को हटाया गया। समाज सुधार
आंदोलन, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, जिसमें आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, सब स्थापित हो रहे हैं, ठीक है ना। ईश्वरचंद्र विद्याराय के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इन सब लोगों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी और यहाँ से नंबर्स आपके फिक्स आने वाले, ठीक। ये सब पढ़ने के बाद आप एक चीज़ जरूर देखिएगा, अन्य विद्रोह 1857 के अलावा जो विद्रोह, जैसे अहोम विद्रोह हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया ना, ये सब आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। और विद्रोह के बाद की स्थिति क्या होगी, आप मुख्यतः जो पढ़ेंगे गांधी को पढ़ेंगे, ठीक है, गांधी को पढ़ेंगे और गांधी जी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं बिल्कुल निश्चित रूप से, ठीक। तो उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। जैसे महात्मा गांधी में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले तो इनकी भैया जीवन यात्रा पूरा एक बार थोड़ा सा आप, मम्मी पापा कौन थे इनके, ठीक है, कहाँ पैदा हुए, क्या किए, सब पढ़ लीजिए, कब पैदा हुए, ठीक है ना, पेट वट में यही सब पूछेगा, ठीक। उसके बाद थोड़ा अफ्रीका में इनके आंदोलन देख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, ठीक। अफ्रीका के बाद भारत कब आ रहे हैं, ठीक है, 9 जनवरी 1915। तो भारत में आके कौन कौन से आंदोलन किए उसको आप देख लीजिएगा ना, चंपारण किए, अहमदाबाद किए, ऐसे इसको इसके बारे में जाके आपको पढ़ना, अहमदाबाद किए, अहमदाबाद के बाद खेड़ा किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मुख्य आंदोलन जब देश में आते हैं तो असहयोग किए, अब ये सब आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है जाके, असहयोग किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। फिर करो मरो या दिल्ली चलो, या यूँ कहे कि भारत छोड़ो आंदोलन किए, ठीक है, ठीक, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक, गांधी जी के बारे में, ठीक। और गांधी जी ने एक ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसको भी आप पढ़ लीजिए, कर्नाटक के बेलगाम में, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, 1924 में। और गांधी जी को भैया बढ़िया से पढ़िएगा, पूछे या ना पूछे, मान लीजिए ना पूछे तो आप बहुत कहेंगे तो हम पढ़वाए थे, और पूछेगा ना तो हो सकता है 2 प्रश्न यहाँ से पूछ ले तो दोनों गलत हो जाएंगे, 5 नंबर के यहाँ से पूछना है और 500 में से 2 गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। इनको जरूर पढ़ के जाइएगा बढ़िया से, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा आपको 3 पॉइंट्स देखने हैं। जैसे मुक्ति दिवस कब मनाया जा रहा है ना, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जा रहा है, पाकिस्तान शब्द की मांग किसने की है, चौधरी रहमत अली ने ना। पाकिस्तान देश के रूप में सबसे पहले कल्पना की किसने की है, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। ये सब आपको देख के जाना, ठीक। इसके बाद क्या करना है, 1940 के बाद की घटनाओं को आपको देखना है, ठीक है, जिसमें मुख्यतः अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है, बड़े बड़े आपको बता रहे हैं, फिर ठीक है, क्रिप्स मिशन आया, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्रिप्स मिशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन के बाद आप राजा जी फार्मूला पढ़ लीजिएगा, ये सब ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं ना। राजा जी फार्मूले के बाद आपको क्या पढ़ना है, बेबल योजना पढ़ लीजिएगा, ठीक। बेबल योजना के बाद कैबिनेट मिशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक। और फिर आप पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना जो देश की आज़ादी के लिए आई। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए पूछे तो आप वहाँ से कर ले जाएंगे। पहली बात ये कि जिस समय भारत आज़ाद हो रहा है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन थे, ठीक है। अतः आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की आज़ादी के समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन थे। परंतु प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। इन्हीं को क्या कहते हैं, राजा जी, कहाँ गए, राजा जी यहाँ हैं। तो ये उपाधियाँ पूछते हैं कई बार कि भैया कौन सी उपाधि दी गई थी, तो राजा जी वाली उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत अलग आदमी थे, किसानों के नेता थे, ठीक है ना। और जितने किसानों के नेता थे पहले से लेकर आज तक सब अमीर आदमी बने हैं। वर्तमान में भी कुछ नेता लोग क्या है, सड़क जाम किए हैं, सड़क जाम किए, पता नहीं काहे बिला रहा है, ठीक। हालांकि उनकी अलग मांग है, सम्मान होना चाहिए सबका, लोकतंत्र है, आप सड़क जाम करें, बिल्डिंग जाम करें, चाहे जो फूंक दें, सब लोकतंत्र है ना। बस लोकतंत्र में आज तक विनाश के अलावा निर्माण नहीं हुआ है। जैसे समूह जब इकट्ठा होते हैं नहीं, 100 रुपये चंदा लगा, लाओ कुछ नया काम कर दें, हम ऐसे करेंगे नया काम ना, चलो नया स्कूल बनवा दें, जितने दिन से बैठे इतने दिन से स्कूल बनाए होते हुए तो दीवार बन गई होती सारी, पहले काम धाम कुछ करना नहीं लोगों को, ठीक है, आगे आगे बढ़ते, ठीक है। बहरहाल सम्मान होना चाहिए सबका।
तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि कांग्रेस के पर्टिकुलर कुछ जो अधिवेशन हुए, जैसे पहला अधिवेशन हो रहा तो उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी कर रहे हैं, पहले मुस्लिम अधिवेशन हो रहा है तो उसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ठीक है ना। तो फुटकर वाली जो चीज़ें, पहली महिला कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है, राष्ट्रगान कब गाया जा रहा है, ठीक है, ये सब सूरत अधिवेशन में क्या कैसे घटना हो रही है, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बस ऐसे जितने पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आप इसी को सिर्फ नोट करते चले जाइएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा। इतिहास का मामला आपका खत्म हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी, चूंकि इतिहास बहुत लंबा सिलेबस है और इसमें घटनाएं जो है तारीखों के साथ बदलती रहती हैं, ज्योग्राफी में नहीं बदलेंगी, संविधान में नहीं बदले। एक बार लिख दिया गया तो चाचा वही लिखे हैं जब तक संसद बदल नहीं देगी। देखो भैया, ज्योग्राफी में क्या करना, कुछ नहीं करना, जियोग्राफी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी से संबंधित अध्ययन, ठीक है। पहली बात ये कि इस चैप्टर से संबंधित परिचय पूरा पढ़ लीजिएगा और इस पे मैंने पिछली ही क्विज डाली है 50 क्वेश्चन की, वही जाके देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या करनी है आपको, दूसरी बात ये करनी है कि वर्ल्ड जियोग्राफिक्स खास करके आपको ज्वालामुखी देखना है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ, सीधे आपको लिख दे रहे हैं कौन सा ज्वालामुखी कहाँ, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। झील पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से झील है, विश्व और भारत दोनों बता रहे इसी समय, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। मृदा आप जरूर पढ़िएगा, मिट्टी के बारे में आपसे पूछ सकता है, आराम से पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा, ठीक है ना। पर्वत जरूर पढ़िएगा ना, हिमालय खूब सारा बढ़िया से मौजदार तरीके से पढ़ लीजिएगा ना, पर्वत पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद दक्षिण भारत की चोटियां जरूर पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है, पूछता बहुत है। और इसके बाद पूर्वी भारत की चोटियां, तो चोटियां लगभग आपको क्या 50 चोटी हो जाएगी, इसको पढ़ना। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपकी चोटी कटेगी, इसको जान लीजिए, कोई बचा नहीं सकता फिर, ठीक है। नदियाँ पढ़ना है बहुत, ठीक है, नदियाँ बहुत सारी हैं, इसमें मुख्यतः आप पंच नदी तंत्र जो है सिंधु वाले, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सिंधु, सतलुज, ब्यास, झेलम, ये सब पढ़ लीजिएगा। और इसी के बाद क्या पढ़िएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लीजिएगा, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाद गंगा नदी तंत्र आप पढ़िएगा, और गंगा के बाद गोदावरी नदी तंत्र अर्थात दक्षिण भारत की नदियों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत जो छोटी नदियां उनको पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा सा नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं, दिमाग में रखिएगा, पेरियार नदी भी एस्चुरी बनाती है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इतने में ज्योग्राफी में आपका फंस जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन, इसको मान के चलिए, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉलिटी की तरफ, ठीक है। पॉलिटी में क्या करना भैया, संविधान, पोलाइटी, ठीक है ना, बहुत पोलाइट सब्जेक्ट है, जो लागू होती चीज़ें वही आपसे पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको स्रोत पढ़ने हैं, कहाँ से कौन चीज़ें हमारे देश वाले पढ़ के आए हैं अपना स्रोत। के बाद भाग पढ़ लीजिएगा अच्छे से भैया, भाग जो पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, आपातकाल किस में है, ये किस में है, वो किस में, संशोधन किस, सब पढ़ के जाइएगा बढ़िया से। अनुसूची पढ़िएगा इसके बाद, ठीक, अनुसूची पढ़ लिए, स्रोत पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए। अब इसके बाद आप प्रस्तावना के बारे में पढ़ के जाइए। इतना मैं जो लिख रहा हूँ पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना, मुस्कुराना नहीं वहाँ पे, ठीक। सीरियस होके इन 4 टॉपिक को पढ़िए, 4 में से मेरी गारंटी 1-2 नंबर तो मिल ही, 2 नंबर तो आपको आसानी से इसे दे देगा, बहुत किस्मत ना खराब हो तो 2 तो दे ही देगा, ठीक। चलो 2 नहीं देगा तो 1 तो कोई टाल ही नहीं सकता, लगभग, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ना आपको, जो बड़े मुद्दे हैं उसमें क्या पढ़ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट सिलेबस में है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ के जाइए, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो रही, इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, किस क्रम के हैं, कितने न्यायाधीश हैं इस समय, नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कौन दिलवाता है, ठीक। शपथ कौन दिलवाता है इसको भी आपको ध्यान में रख के यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में क्या पढ़ना है, कुछ हाई कोर्ट हैं जिनके संबंधित अलग अलग, जैसे एक हाई कोर्ट है तो उसमें कई अन्य प्रांतों की भी सरकारें आती हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं, तो उसको पढ़ के जाना है कि कितने हाई कोर्ट में इस तरीके की व्यवस्था, जैसे पूरब के जो कोलकाता हाई कोर्ट वगैरह हो गए, इन सबको आपको थोड़ा सा देख के जाना है कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं जहाँ की सुनवाई ये कर सकता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट को पढ़िएगा आप, खास करके उत्तर प्रदेश संबंधित परीक्षित इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। उसके स्थापना के बाद सबसे पुराना हाई कोर्ट है, तो इसको यार 150वीं वर्षगांठ उसने अभी हाल ही में 1-2 साल में मनाई है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। तो हाई कोर्ट वाला मामला हो जाएगा। अपॉइंट कैसे होते हैं, शपथ कौन दिलवाता है, जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, संविधान में थोड़ा सा आपको देखना है संसद।
जरूर देख के जाइएगा। और ठीक, और 42वां और 44वां संविधान संशोधन, ठीक, ये दो देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ठीक, इसको देख लीजिएगा। और भैया अनुच्छेद में आपको क्या करना है, अनुच्छेद में सिर्फ एक काम करना है कि शुरू के जो 50 अनुच्छेद इनको पूरा पढ़ लीजिएगा। 50 अनुच्छेद पे याद करने में कितना टाइम, पढ़ने में 50 मिनट मैक्सिमम, ठीक, याद करने में चलो 1 घंटा लग गया। 1 घंटा में याद कर लोगे ना, 50 लाइन तो याद है करनी है, 1 घंटा, चलो 4 घंटा में याद कर लो, 4 घंटा में इसको याद कर लो। 30 मिनट मुश्किल से, बहुत मतलब 100 पढ़ोगे तो 30 मिनट, इसको 1 घंटे ये हो गया, ठीक है। 1 घंटे इसको रख लो, ठीक है, बहुत हम बता दे रहे मैक्सिमम, ठीक है। तो 4 2 6, 6 1 7, 7 मान लो 3 घंटे में इसको पूरा पढ़ो, 7 3 10, 10 घंटे में पॉलिटी आपकी खत्म। इतने पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। संसद पढ़ के खत्म। विधानसभा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जैसे राज्यसभा में कौन अपॉइंट कर रहा है, कितने सदस्य अपॉइंट हो रहे हैं ना, एंग्लो इंडियन वाला किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया जा रहा है, सब देख लीजिएगा थोड़ा सा खटखटा के, बस खत्म कहानी, पॉलिटी खत्म। अब एक बड़ा मुद्दा आता है इकोनॉमी में क्या पढ़ें, भाई इकोनॉमी तो कोई पढ़ता ही नहीं, इकोनॉमी में क्या पढ़ें। इकोनॉमी बता देते हैं आपको 2 मिनट में, इकोनॉमी क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आपको देख के जाइएगा उसको। सबसे पहले इकोनॉमी में आपको पढ़ के जाना योजना आयोग। अब हम क्रम से नहीं बताएंगे, योजना आयोग आपको पढ़ना है, ठीक है। योजना आयोग देख के गए, क्योंकि योजना खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा पूछेगा। जो है उसको कम पूछता है, जो नहीं, जो था। इतिहास जो बन गया वो इंपॉर्टेंट हो गया। इतिहास इसलिए कहता हूँ हमेशा इंपॉर्टेंट, इतिहास को आपको जीवन में अगर आगे जाना पड़ता रहना चाहिए। योजना आयोग पूछ लिया, ठीक है, ठीक भैया। उसके बाद थोड़ा सा जीडीपी कैसे होता है और जीएनपी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसे पढ़िएगा, विभिन्न जो देश हैं उनके स्टॉक एक्सचेंज के नाम पढ़ लीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। शेयर बाजार के जो उनके नाम क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। पंचवर्षीय योजना के बाद एक अलग टॉपिक आप पढ़िएगा, चूँकि नीति योजना आयोग के बाद नीति आयोग लाया गया है, तो नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है ना। और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सीईओ कौन है ना, इसको पढ़िए। काम क्या करता है, जैसे सप्तवर्षीय प्लान लाया है तो वो प्लान क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है ना। कौन कौन से ये रिपोर्ट भी जारी करता है ना, तो कौन कौन सी जारी करता है। और इकोनॉमी के पोर्शन में ही अलग से आप इंडेक्स अर्थात सूचकांक को पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। करंट के अंतर्गत ही आएंगे, करंट में सूचकांक पढ़ लीजिएगा। और सूचकांक के साथ साथ थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि भारत की ग्रोथ रेट के बारे में किन किन कंपनियों ने कितना जो है अनुमान व्यक्त किया है, और भारत की विभिन्न सूचकांकों में रैंक क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक। उसके साथ 8-10 सूचकांक है जो प्रमुख सूचकांक है। व्यापार का मान लो कोई ले लिया, पासपोर्ट का ले लिया, मुस्कुराने का ले लिया, जीवन का ले लिया, ये सब बड़ी बड़ी जरूरी है। शिक्षा का ले लिया, आपको लगेगा कि पूछेगा ना, पासपोर्ट मैंने बता दिया, जो आपको लगता कि नहीं पूछेगा, ठीक, उसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। तो इकोनॉमी में इतना पढ़ लेंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। साइंस में, साइंस आप पढ़िएगा आराम से, जैसे शुरू करिएगा पोषण से, पोषण मान लीजिए पढ़िए, कोशिका उसका पढ़ लीजिएगा, ठीक। साइंस मान लीजिए, थोड़ा सा आपको हम बताते हैं साइंस में आपको कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है आसानी के साथ, जिससे आप काम कर जाएं। जैसे भैया देखिए, अब पढ़े तो है ये नहीं, साल भर का एक के बार हम बता रहे कैसे आप पढ़ के पास हो सकते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं बोरियत आए कि पता लगेगी ना, तो थोड़ा सा आपको कहीं कहीं मेहनत इस चीज़ को लेके करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली बात, मान लीजिए कोशिका से आप शुरू करें ना, ठीक है, कोशिका के बारे में पूरा पढ़ लीजिए ना, पोषण पढ़िए पूरा, ठीक। पोषण के बाद जो है विटामिन पढ़ लीजिए, विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं, ठीक है ना, विटामिन पढ़िए, विटामिन ABCD पूरा जितना है, ठीक, उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद ब्लड ग्रुप आप पढ़ लीजिए, जो कौन कौन सा थक्का बनेगा, कौन कैसे होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। ब्लड ग्रुप के बाद दिल पढ़ लीजिए, दिल वैसे बहुत बीमार है तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। दिल के बारे में ना, पंपिंग कैसे हो रही, खून कैसे चल रहा है, दिल टूटता है कि नहीं टूटता, दिल तो कभी टूटता नहीं बहरहाल ना, टूट जाएगा तो मर जाएंगे साला तुरंत, लेकिन सबसे ज़्यादा फरेब यही है ना, दिल टूट गया, कहाँ टूटा, ठीक है ना। तो दिल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, पंपिंग कैसे होती है ना, किस तरीके से, कौन कौन से उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं उसके कौन कौन से काम करते हैं, उनका पर्टिकुलर नाम क्या है, ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। किसमें सिरा पढ़ लीजिएगा कि किसमें सिरा है, मान लीजिए अशुद्ध रक्त बह रहा है, धमनी है, शुद्ध रक्त बह रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कौन से ऐसी सिरा धमनी में से है जो एक तो क्या करेगी,
अशुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाएगी और ये क्या करेगी, हृदय के करीब लाएगी धमनी ना, शुद्ध रक्त को हृदय से लेके जाएगी, पूरे बॉडी में संचारित करेगी। एक ऐसी होगी जो अशुद्ध रक्त को, सिरा होगी जो अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाके डालेगी पंप होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। तो इसको आप थोड़ा सा देखिए रखिएगा, ठीक है ना, पंपिंग करवाने के लिए। दिल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा रोग देख लीजिएगा, बीमारियों के बारे में, किससे कौन सी बीमारी होती है, और इसमें आप कोरोना वायरस बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, ठीक है। ये मामला यहाँ से हो जाएगा। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी करंट अफेयर पर। करंट अफेयर क्या पढ़ें, 10 नंबर है, महत्वपूर्ण है, 10 नंबर कैसे ले, सबसे बड़ी बात यही है ना। तो सबसे पहले किताब कौन सी पढ़ रहे हैं उसका आप एक बार कवर देखिएगा, और मैं बता रहा हूँ आपको, या तो ई दृष्टि की जो आई है उसको पढ़ लीजिए, ठीक, या तो एक घटनासार की आई है उसको पढ़ लीजिए। कहे दोनों नहीं लिए थे यार, लो कोई एक ही पढ़ी, चाहे इसको पढ़िए चाहे इसको पढ़िए। अगर इसको भी नहीं लिए हैं तो एक आती है क्रॉनिकल की, पतली वाली मैगजीन, जो पढ़े होंगे वो भी बहुत कारगर होगी, 20-30 रुपए की आती होगी। मोटी आती है जो यूपीएससी के लिए आती है, एक पतली वाली आती है। तो इसमें से अगर कोई ये जैसे 6 महीने की आई है तो यही अगर पढ़ लिए ना तो आपका रामबाण मामला हो गया। 6 माह की है टोटल आप, और 6 माह का ही करंट अफेयर आपसे पूछेगा, ठीक। ये तो होगा किताब के बारे में। अब चर्चा करते हैं कि आपको किस तरीके से करंट अफेयर के मुद्दे को कवर करना है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि सबसे पहले आपको सूचकांक आप पढ़ लीजिए ना। सूचकांक के बाद नई नियुक्तियां, और बड़ी बड़ी नियुक्तियां पढ़िए, छोटे मोटे नहीं कि गांव के प्रधान कौन बन रहे हैं इसको मत पढ़ने लगिएगा, नहीं पता चलता फला जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बना इसको पढ़ लिए ना। थोड़ा जैसे राज्यपाल बने हैं, अलग अलग राज्यों के अपॉइंट किए गए तो उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब देखिएगा। और निधन में बड़े बड़े लोग कोरोना से मरे हैं, बहुत लोगों को कोरोना हो गया ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। और कुछ निर्माण कार्य हुए विभिन्न पार्क वगैरह के, ठीक है, निर्माण कार्य हुए हैं। ये क्या हो रहा है, हमारा निर्माण कार्य का खराब, निर्माण कार्य हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना है, ये सब हो जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको दे दूंगा करंट अफेयर से, टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी ही, आज ही दे दूंगा या तो कल तक, ठीक। उसमें एक दे दूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए, या यूँ कहे कि पर्यावरण से जुड़े हुए करंट अफेयर, ठीक है ना। इसको अलग से भैया देख के जाइएगा, पर्यावरण से जुड़े हुए करंट अफेयर, ठीक, इसको आपको दे दूंगा मैं, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, कुछ मिसलेनियस में देखना है कि जो विभिन्न काम हुए हैं योजनाओं के साथ साथ, जैसे कुछ मान लीजिए विश्व बैंक से उधार ले लिया, किसी ने बड़ी योजना शुरू कर दिया, किसी ने WTO से उधार ले लिया, तो ये सब देखना कौन आदमी है जो उधार ले रहा है। एक भैया सूचकांक है जिसमें भिखारियों की संख्या सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने भिखारी हैं, ठीक। ये सब चीज़ें जो सूचकांक आए खास करके उनको आप जरूर पढ़िएगा, नियुक्तियाँ पढ़िएगा, सब आप पढ़ लेंगे तो आप मान चलिए एक नियुक्ति पूछेगा 1 नंबर हो जाएगा, एक निधन पूछा 2 नंबर, एक योजना 3 नंबर, निर्माण या वगैरह इस तरीके की जो करंट अफेयर है उसमें से 1 नंबर 4, एक कोई सूचकांक पर्यावरण सबसे पूछ लेगा 5 नंबर ऐसे हो जाएंगे, और 5 इसी में से 1-1 2-2 नंबर और वो बनाएगा ना। जैसे जो पूछने से पर्यावरण बड़ा मुद्दा है तो हो सकता है 2 पूछ ले ना, सूचकांक बड़ा मुद्दा, सूचकांक तो बहरहाल एक ही पूछेगा, इसको जानते रहिए। नियुक्तियां निधन ऐसे कुछ निर्माण कार्य से, योजनाओं आदि से 1-2 क्वेश्चन आप बढ़ा के वो 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और 10 नंबर है आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 10 में से आप 8 नंबर तो आसानी से आप प्राप्त ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाई गई नीति के आधार पर आप 1 हफ्ते के अंदर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और बेहतर तैयारी के साथ आप पेट एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, और फुल कॉन्फिडेंस होकर आप पेपर देंगे। अब बहुत मजा लेके पेपर दीजिए, टेंशन करने से कुछ हुआ नहीं, जब पढ़े नहीं तो कौन सा टेंशन। 1 हफ्ते पढ़ लीजिए, देखिए कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपका बूस्ट हो जाए। जितने टॉपिक लिखे उतना पढ़ के जाइए, धड़ाम से मार के आइए, और उसके बाद कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।